बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान मार्च 2025 में अचानक बढ़ने वाली जंग कशीदगी बिलाखिर एक नाजुक जंग पर आकर रुकी है और ट्रंप ने एक बार फिर मरकज़े तवज्जो बनने की कोशिश की है। उनका कहना यह है कि ईरान और इसराइल दोनों तकरीबन एक ही वक्त में उनके पास है और कहा अमन यानी कि पीस। उनके मुताबिक यही वो लम्हा था जब उन्होंने महसूस किया कि अब मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई जंग रुक चुकी है या ये सिर्फ चंद दिनों या हफ्तों का आर्जी वक्फा है? क्या ये अमन का आगाज़ है या फिर किसी नई और बड़ी जंग की तैयारी है? इसराइल और ट्रंप का दावा है कि इन हमलों के जरिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया है, मगर दूसरी ही जानिब ईरान ने न सिर्फ इसकी तरदीद की है बल्कि ये भी कहा है कि उसने अपने जौहरी प्रोग्राम के तसलसल को महफूज बनाने के लिए फौरी इक़दामात भी कर लिए हैं। अब सवाल यही है कि क्या हमले ईरान को जौहरी रियासत बनने से रोक पाएंगे या फिर उल्टा खतरा और भी बढ़ चुका है? इस तमाम सूरत हाल में आलमी रद्द अमल भी दिलचस्प रहा। चीन और रूस ने वाज़ेह तौर पर ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत की। कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखकर अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले की मज़म्मत की, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह किया है कि उसका अमरीका के हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। कतरी वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता को जौहरी हथियारों से पाक बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है, मगर खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में ख्वाहिश ख्वाब ही महसूस होती है। अब निगाहें गजा पर भी हैं कि क्या वहाँ पर भी जंगबंदी मुमकिन हो सकेगी या इसराइल के लिए फ़लस्तीन हमेशा एक खुली शिकारगाह बना रहेगा? अब ज़रा वापस अपने मुल्क की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर चीनी बहरान ने सर उठा लिया है। शुगर माफिया एक बार फिर मुतहरिक है और हुकूमत एक बार फिर इसके सामने बेबस नजर आ रही है। हुकूमत ने पहले चीनी बरामद की, जिसके बायस मुल्क में चीनी की कीमत 140 रुपये से बढ़कर 190 रुपये तक पहुँच गई। अब इतनी ही मकदार यानी कि 7,50,000 टन चीनी दोबारा दरामद करने का फैसला किया गया है। मार्च में सरकारी रेट भी बढ़ाकर 164 रुपये फी किलो कर दिया गया, मगर बाजार में चीनी की कीमत 200 रुपये तक पहुंच चुकी है। शुगर माफिया ने इस मौके पर ट्रिपल मुनाफा कमाया, पहले बरामदात से और फिर किल्लत से कीमत बढ़ाकर, और अब दरामदात से। वज़ीर आज़म का दौरा वो जो वादा था वो भी याद दिला दूं कि जब उन्होंने कहा था कि चीनी बरामद करने से कीमत नहीं बढ़ेगी, आज वही फैसला न सिर्फ कीमतें बढ़ा गया बल्कि आम आदमी की कमर भी तोड़ कर रखती है। हुकूमत कहती है कि चीनी की किल्लत के बायस दरामद का फैसला किया गया, मगर सवाल यह है कि क्या ये किल्लत अचानक हो गई या फिर हुकूमती अंदाजे ही दुरुस्त न ठहरे? और अगर ये सब कुछ जानबूझकर हुआ था तो इसका हिसाब कौन देगा? क्या कभी शुगर माफिया को सज़ा मिलेगी या हमेशा सिर्फ बयानात, कमेटियाँ और वक्त की धूल में सब कुछ दफन हो जाएगा? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू करने के लिए सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, अहमद हसन अल अरबी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले मामला करते हैं, बात करते हैं उस जंगबंदी के हवाले से जो कि कर ली गई है और इसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह खुद को दे रहे हैं। जैसे उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी सीज़ फायर के हवाले से जगह जगह जाके अपनी बातचीत की थी, लेकिन ये जो जंगबंदी हुई है क्या ये देर पा है, ये टेम्पररी है और इसमें हासिल वसूल क्या हुआ और किसको हो सका? रिजवान रज़ी साहब, क्या सबके लिए विन विन पोजीशन आ गई या फिर आपको लगता है कि हाँ इस तमाम तर सूरत हाल में किसी एक फरीक का पलड़ा भारी रहा है? अब तो देखिए, अगर हम इस सुलहनामे के जो कंटेंट हैं उस पर जाएं और मुझे कुछ ज़राए से उसके कंटेंट जो है उन तक जुज़वी रसाई हासिल हुई है। अच्छा, इस सीज़ फायर के अंदर ईरान का पुरअमन जो एटमी अमल है या एटमी प्रोग्राम है उसको जारी रखने के ऊपर बाकायदा इत्तफाक किया गया है। अच्छा, जी, मैं ये आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। और इसके बाद तो ईरान की विन विन सिचुएशन हो गई ना। ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं वो ये फतवा जारी कर चुके हैं कि हम कभी भी एटमी बम नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद तो ईरान का प्रोग्राम खालिस्तन पुरअमन मकासद के लिए था। ये इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब वो एटम बम बनाने के करीब हैं, और ये इसराइल जो है पिछले कम अज़ कम 30 साल से ये 1992 से ये इल्ज़ाम लगा रहा था, और इस बुनियाद के ऊपर उसने अटैक किया। ईरान ने उसको जवाब दिया। और उसके बाद और ईरान ने भी, मेरा मतलब है पहली दफ़ा इसराइल के उन इलाकों के अंदर जाके मिसाइल लगे हैं, बमबारी हुई है, और ईरान का पूरा सिस्टम इसराइल का जो उसने एक वो बना कर रखा हुआ था, उसको कहते हैं कि एक और अपना जी तो वो भी खत्म हुआ। गया। अमेरिका का थॉट सिस्टम जो था उसका बेड़ा गर्क हुआ।
और इसके बाद अगर फ्री कैंप सुलह के ऊपर आए हैं तो ये तमाम लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है। और इसमें हमें अच्छा, मुझे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनकी बातों पर तो यकीन करने को भी जी नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा ना मेरे पास एक ही वक्त में ईरान और इसराइल और कहा अमन, आपको ये इस जुमले में कुछ सदाकत नजर आती है? देखिए, ईरान ने बराह रास्त तो नहीं लेकिन बिलवास्ता तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व था और पाकिस्तान भी सफारतकारी का हिस्सा था, लेकिन मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट जो है वो कतर को करना चाहूँगा कि जिसने ईरान की तरफ से अपनी सरजमीन पे लगने वाले, वो भले अमेरिकन बेस का कह के मारे गए, लेकिन और दानिशमंदी का मुजाहरा किया और उसने उसको नजरअंदाज किया, दिल बड़ा कर ड्राइव करने थे। मैं वापस आती हूँ जरा आपके पास। ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, टेम्परेरी नजर आ रहा है आपको ये अमन, या फिर देर पा इसके नताइज मिलते हुए नजर आ रहे हैं खत्ते में? क्योंकि आज कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी तो कहा ना कि मशरिक़ वुस्ता को एटमी हथियारों से पाक बनाने के ख्वाह हैं, लेकिन हमने साथ साथ दो अभी हमारे पास ताज़ा तरीन मिसाल, एक इंडिया पाकिस्तान की और दूसरी ईरान और इसराइल के, कि जिसके पास एटमी ताकत मौजूद होगी उससे का सर्वाइवल मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया जरिया जी। पहली बात तो ये है कि अगर आप इस पूरे जो सिनेरियो डेवलप हुआ है इजराइल ईरान के दरमियान, इसमें आप इजराइल का अगर आप मिशन देखें, उनका मकसद देखें, तो वो जो उनका मिशन की दो स्टेटमेंट थी, रिजीम चेंज और उसके बाद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, वो दोनों में बुरी तरह नाकाम हो गए। रजीम चेंज में वहाँ पे लोग खड़े हो गए अपनी हुकूमत का, और न्यूक्लियर फैसिलिटीज बिल्ड करने के लिए उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी, हथियार ही नहीं थे, ना वो पेनिट्रेट कर सकते थे जब तक। अब आप अमेरिका की अगर मिशन स्टेटमेंट देखें, वो क्या थी? बार बार ये था कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार दिया वो तबाह कर देंगे, न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। तो वो तो पहले ही ईरान कह चुका था कि हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहते, हम जो एनरिचमेंट कर रहे हैं यूरेनियम की, हम 60% एनरिचमेंट ले जाएंगे। और जब 5+1 का फार्मूला हुआ था बाराक ओबामा के जमाने में, तो उस वक्त तो उन्होंने अपना यूरेनियम दिया वो रशिया के हवाले कर दिया था। और अभी भी जो उनके पास यूरेनियम है वो अपना 60% है। साथ जो सेंट्रीफ्यूज की जो फैक्ट्री है, वो सेंट्रीफ्यूज तो वो कमर्शियली भी जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ईरान, अमेरिका ने जो B-2 बॉम्बर इस्तेमाल किया उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने, वो भी नाकाम हो गया। तो यानी इजराइल भी नाकाम हो गया और अमेरिका भी नाकाम हो गया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि B-2 बॉम्बर यूज करने के बाद और अपने ये प्लेजेस करने के बाद और ये बड़े बड़े दावे करने के बाद कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, उसमें फेल होने के बाद अगला क्या उनके पास स्टेप था? अगला तो यही स्टेप था ना कि थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब पकड़ते, वो डालते उसमें B-2 बॉम्बर में जो ले जाता है 2000 पाउंड का न्यूक्लियर, 2000 किलोवाट का न्यूक्लियर थर्मो, वो जाके गिरा देते। अगर वो गिराते तो क्या होता? उनकी 50,000 फोर्सेस डिप्लॉयड हैं मिडिल ईस्ट में, हर जगह पे, और फिर उसके साथ साथ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। ना अमेरिका के पास कोई ऑप्शन है, ना इजराइल के पास कोई। तो ब्रिगेडियर साहब, क्या कहा जा सकता है? आपने कहा ना जिस तरह से अपने तबसरे में कि उनके पास ऑप्शंस बाकी नहीं बची थी, तो ये ऑप्शंस जो है कब तक के लिए बाकी नहीं बची रहेंगी? क्योंकि जाहिर सी बात है इसराइल एक बार फिर से खुद को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा और दोबारा से अटैक करने की कोशिश करेगा अपने मुखालिफिन की तरफ। एक तरीके से देखा जाए उसके अहदाफ अभी उसने अचीव तो नहीं किए, वो अलग बात है, ढिंडोरा वो यही पीट रहे कि सब कुछ उसने हासिल कर लिया है। दरियाब उसके वो अपने वो अहदाफ अचीव नहीं कर सकता, बिकॉज ईरान ने ये बता दिया है कि आप अगर हमला करेंगे तो हम रिएक्ट करेंगे, हम गजा नहीं है। वो अहदाफ इसलिए अचीव करता था कि गजा में जो लोग लड़ रहे थे वो पत्थर और लाठियों से लड़ते थे। जब हमास आके उनसे लड़ा तो वहां तक इजराइल की चीखें निकली। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, स्टे हियर। हाँ, मैं यहीं पे रिजर्व रखिएगा अपने कमेंट्स। मैंने कहा ना कि मैं ड्राइव करके दोबारा आप सभी के पास आऊंगी, मैं स्पेसिफिकली इस कल की जंगबंदी के वाले से बात करूंगी। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया अपनी ज्वाइनिंग का। सर मुझे ये बताइएगा, इस सारे अमल में हमने अभी अमेरिका के किरदार को तो डिस्कस किया, लेकिन जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं मौशी एतबार से, चाइना है, रशिया है, उनका किरदार आपने कैसा देखा, और बिलखुसूस अरब ममालिक का कल से लेकर अब तक? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो जंग इसराइल और ईरान के दरमियान में शुरू हुई थी, इसमें एक जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो अमेरिका का रोल था। इसराइल की पिछले 70 साल की एक नोन हिस्ट्री है और ये फैक्चुअल है कि इसराइल ने कभी भी कोई जंग अमेरिका के बगैर नहीं लड़ी। इसराइल के लिए अमेरिकन सोल्जर्स ही मरते रहे पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, जो इसके हेजेमोनिक डिज़ाइन से उनको पूरा करने के लिए, इसके एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए हमेशा से अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं।
इस जंग में जो इसराइल की पूरी कोशिश थी हद्दुल वसा वो यही थी कि अमेरिका को जंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन अमेरिका के हालात जो हैं पिछले 70 सालों में अगर आप आजकल के देखें तो वो डिफरेंट हैं। अमेरिका दुनिया जो है इस वक्त यूनिपोलर नहीं है, दुनिया के मल्टीपल पोल्स हैं जिसमें अमेरिका एक पोल है तो दूसरा पोल रशिया का है, तीसरा पोल चाइना का है जो कि काउंटर बैलेंस करते हैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस को। दूसरी बात ये अमेरिका एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है और ये एक फैक्ट है, अमेरिकन खुद भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। तीसरी बात ये है कि अमेरिका के अंदर एक पॉपुलिस्ट हुकूमत है, एक पॉपुलिस्ट लीडर है जो लीडर सिर्फ इस वजह से बना क्योंकि उसने कहा दैट विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और कैसे ग्रेट अगेन बनाएंगे अमेरिका को कि फॉरेन वॉर्स के अंदर हम अमेरिका को वसाइल जाया नहीं होने देंगे, हम वो अपने घर के अंदर लेके आएंगे। इसी वजह से आपने देखा कि जब वो B-2 बॉम्बर्स वाला वाकया हुआ न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर तो फिर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट शुरू, बर्नी सैंडर्स ने बयान दिया, उसके बाद जो इवन जो प्रो ट्रंप लॉबीज थी वो भी ये कह रही थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कांग्रेस को बाईपास किया गया है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो इसराइल का जो एक्सपेंशनिज्म है, जो प्रोजेक्ट है ग्रेटर इसराइल का, वो अपनी जगह के ऊपर है, उसने वो करना ही करना है। इस वजह से ये जो सीज फायर है ये टेम्परेरी सीज फायर है, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन इसराइल के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये हो चुकी कितना है कि तवील मुद्दती नजर आता है आपको ये अहमद, अगर ये टेम्परेरी है भी तो? देखें मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि इस एक साल के अंदर एक ये इवेंट हुआ है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। इससे चंद महीने पहले भी ये इवेंट इस तरह का एक हो चुका है कि अटैक किया है इसराइल ने। सो हो सकता है वीक्स, हो सकता है मंथ्स, लेकिन ये जो मिडल ईस्ट के अंदर क्राइसिस है ये बढ़ता रहेगा। बिल क्लिंटन जो फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया था कि इस वक्त जो नेतन्याहू है वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। और आपने देखा है तारीखी तौर के ऊपर भी कि जो फैशिस्ट होता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जैसा हो या नेतन्याहू जैसा, वो अपना इक्तदार बचाने के लिए हमेशा खित्ते को जंगों के अंदर झोंकते हैं। लेकिन चेंज इस दफा ये है कि शायद अमेरिका अब इसराइल के लिए जंगे लड़ने की कैपेसिटी नहीं रखता। तो अब इसराइल क्या करेगा वो सवाल है। ठीक है अनवर रज़ा साहब, कल जब हमने देखा कि ईरान ने अटैक किया कतर पर, इराक पर और बहरीन पर, अमेरिका के फ़ज़ाई अड्डों पर, तो हमने सोशल मीडिया पे एक अलग सी डिबेट जनरेट होते हुए देखी जिसमें सब यही कह रहे थे कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं न सिर्फ आपका तज्ज़िया और तबसरा इसके ऊपर लेना चाहती हूँ जहाँ पर कि इस्लामी ममालिक पर हमला नहीं करना चाहिए था। कल आपको क्या लगा कि हम किस किस्म की गुफ्तगू के अंदर फंस कर रह गए हैं? क्योंकि सवालात तो कतर पर भी बहुत उठते हैं, सवाल तो इराक पर भी बहुत उठते हैं, लेबनान पर भी बहुत उठते हैं, बहरीन पर भी बहुत उठते हैं। वो भी इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने भी तो अपने फ़ज़ाई अड्डे अमेरिका को दिए ना माजी में। ज़रिया बहुत शुक्रिया। इस सिचुएशन को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि मैं इसे ट्रंप वर्ल्ड समझता हूं। मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हुआ उसके बाद आप देखिए कि ट्रंप ने कहा मैं B-2 मारूंगा, उसने B-2 मारा, उसने कहा जंग शुरू करूंगा, जंग शुरू की, उसने कहा इस वक्त मैं जंग बंद करूंगा, जंग बंद की। आप इस्लामी ममालिक का किरदार देखिए जरा, मुझे ये जरा इस्लामी ममालिक का किरदार देखिए। सब ने सिर्फ बयान दिया, मजम्मत की, प्रैक्टिकल किसी ने कुछ नहीं किया। जाहिर है सारे ममालिक को अपने अपने मफादात अजीज थे। और आपको मैं बताऊं कतर, सऊदी अरेबिया और बाकी जो इस्लामी ममालिक है वो नहीं चाहते कि ईरान भी एटमी पावर हो, क्योंकि सऊदी अरेबिया खुद चाहता है कि वो खत्ते में उसकी वो फ्लरिश करे वहां पर। एक बात तो ये है। दूसरी देखिए इसराइल अपनी से कामयाबी करार देता है, ईरान इसको अपनी कामयाबी करार देता है। मैं समझता हूं कि ये अमेरिका ने इसको उसकी कामयाबी है। देखिए उसने जो कुछ कहा, जी डेफिनेटली, मतलब आपको यहाँ पर अमेरिका का दोहरा मेयार नजर नहीं आ रहा? आप ये कह रहे हैं कि उल्टा सिचुएशन को डिफ्यूज ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया है? नहीं, देखिए ना, बिल्कुल उसने किया। देखिए उसने कतर के अमीर से बात की कि आप ईरान से बात कीजिए, ईरानी क़यादत से, उसने ईरान की क़यादत से बात की। आप जरा गौर कीजिए, पहले दिन से लेकर अब तक 17 एटमी साइंसदान जो थे ईरान के वो शहीद हो गए, उनके जो जर्नैल थे वो शहीद हो गए। तो भाई वहां पर बहुत ज्यादा होगी। अब मुझे जरा ये बताइए, एटमी प्रोग्राम अगर वो जारी भी रखता है तो सैंक्शंस जारी रहेंगी अमेरिका की तरफ से। अगर वो जारी नहीं रखता तो खित्ते में उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती ईरान की। ईरान तो इस जंग के बाद 10 साल पीछे चला गया। आप जरा गौर कीजिए, ये बड़ी आसान बात नहीं। उस डेफिनेटली जो उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं और जो कुछ उसके साथ हुआ वो 10 साल पीछे चला गया। एटमी प्रोग्राम अगर जारी रखेगा तो मुझे जरा ये बताइए, तो वो ओपन मार्केट से चीजें खरीदेगा। अब मुझे बताएं तो कितना वो कर लेगा? 10 साल पीछे चला गया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, एटमी प्रोग्राम को जारी रखता है तो सैंक्शंस का निशाना बनेगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जरा ये देखिए कि ईरान के साथ बयान जो जिसने दिया वो रशिया ने दिया था कि हम एटमी, कई मालिक एटमी हथियार देने के लिए तैयार हैं। कि ईरान 10 साल पीछे चला गया और वो अगर अपनी जौहरी ताकत नहीं बनता
तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि फिर तो खिता तब भी तबाही के दहाने पर ही है, क्योंकि जिस दिन इसराइल ने ईरान को कमजोर पाया, आपको क्या लगता है वो अटैक नहीं करेगा दोबारा? क्योंकि जैसे कि आप सभी कह रहे हैं कि इसराइल ने तो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रखा है ना। देखिए, ये बड़ी मुश्किल है ईरान के लिए और इस खत्ते के लिए कि ईरान अगर जोहरी अपने प्रोग्राम को जारी रखता है तो अमेरिका उस पर सैंक्शंस रखेगा, मजीद सैंक्शंस लगाएगा और हालात उनके लिए बड़े मुश्किल होंगे। और वो जोहरी प्रोग्राम इस तरह नहीं है कि 2 दिन में बन जाएगा, उसको सालों लगेंगे, 4, 5, 6 साल तो लगेंगे। तो अगर वो ताकत अपनी बरकरार रखता है तो इसराइल को ये थ्रेट रहेगा, फिर कभी ना कभी ऐसा कशीदगी फिर बढ़ सकती है। अच्छा, अगर नहीं रखता तो फिर आपको पता है लेबनान, इराक, आप बाकी ममालिक की हैसियत देख ली, वही ईरान की होगी। लेकिन एक बात है कि देखिए ना, ईरान ने जंग लड़ी और इसके बाद पहले 4-5 दिन तो ये 12 दिन ये जंग रही, 4-5 दिन तो मुसलसल मुझे लगता रहा कि ये जेन्युइन जंग थी। उसके बाद आपने देखा जब ट्रंप ने इंटरवीन किया, उसके बाद मुझे लगा, शायद मेरा तजिया गलत होगा, कि उन्होंने पूरा इसको प्लान किया, अंडरस्टैंडिंग के साथ सब कुछ किया। B2 मारा, कतर के अमीर से बात की, नेतन्याहू को कहा कि जंग बंद कर दें। आप उनके स्टेटमेंट्स तरह देख लीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ ये ट्रंप वर्ल्ड है, किसी इस्लामी मुल्क ने उस तरह खुलकर ईरान का साथ नहीं दिया। उसकी वजह ये भी है, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह ये भी देखे ना, एक मुझे कमेंट, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा था, नहीं, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा था लेकिन अमेरिका के साथ बैठा हुआ था। ये बड़ी अच्छी सिफारतकारी थी। जाहिर है हमने अपने मुल्क को देखना है, अपने लोगों को सेव करना है। इसी तरह बाकी ममालिक ने भी अपने मुल्क और अपने लोगों को देखा और उसी तरह उन्होंने डील किया। लेकिन मैं पाकिस्तान की सिफारतकारी पे फिलहाल ऑब्जेक्शन नहीं कर रही, क्योंकि ये तमाम इस्लामी ममालिक अपने ही मफादात को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में एक वर्ड यूज किया था, ट्रंप वर्ल्ड। अगर हमने अपने ही मफादात को देखकर आगे बढ़ना है ना, मैं मुस्लिम उम्मा के हवाले से बात कर रही हूँ, तो फिर ये ट्रंप वर्ल्ड ही रहेगा। ये फिर मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद शायद ही कभी जो है ना वो बन पाएगा। ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे न सिर्फ मैं पाकिस्तानी सिफारतकारी के हवाले से आपका तज्जिया लेना चाहूंगी, बल्कि मुझे ये भी बताइएगा कि आज जब कतरी वज़ीर आज़म ने प्रेस टॉक की तो उन्होंने कहा, उम्मीद करते हैं इसराइल ईरान के साथ जंगबंदी का फायदा उठाते हुए गजा में जारियत नहीं बढ़ाएगा। जबकि दूसरी तरफ नेतन्याहू ने इसराइली मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर भी मैं अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर कर सकता हूँ। मतलब ये कि इस सीज़ फायर का सारा गुस्सा अभी भी बहुत मुमकिन है कि इसराइल सारे का सारा गजा के लोगों पर उतारेगा। ये वो तो जब ये जंग हो रही थी, जब भी गजा के लोगों को उतरता रहा बख्शा तब भी नहीं, बिल्कुल। वो 92, 94 लोग जो है शहीद होते रहे। दूसरी मेरे ख्याल में ये जो है ना, ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो मेरी नजर में ट्रंप रिजेक्शन वर्ड बन रही है। अच्छा, अमेरिका के अंदर जो फसाद, जो मुजाहरे हो रहे हैं, उनकी टैगलाइन क्या है? उनकी टैगलाइन ये है कि वी कैन नॉट टॉलरेट अ किंग। अभी इकोनॉमिस्ट का सर्वे आया है, वो उठा के देखिएगा, उसमें 60% अमेरिकन ने मुखालफत की है अमेरिका के जंग में शामिल होने की। असल जो चीज होती है वो होती है अवाम की जो आवाज होती है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने अपने ही, कल मार्को रूबियो का जो बयान था उसको ट्रंप ने अपने ही जो मिनिस्टर्स हैं उनके बयान को रिफ्यूट किया है। तुलसी गबार्ड ने जो बयान दिया था उसको उन्होंने इनर कैबिनेट से निकाल दिया है। और उसके साथ साथ जो उनकी इवन सेनेट में और उनकी कांग्रेस में जो आवाजें उठ रही हैं वो ट्रंप के खिलाफ उठ रही हैं, वो ट्रंप की फेवर में नहीं उठ रही। सिर्फ ये कह देना, क्योंकि जब आप इजराइल को देखते हैं तो इजराइल को इजराइल ना कहा करें, उसे यूएसआईएस कहा करें, यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल, या आईएस यूएस कहा करें, इजराइल यूनाइटेड स्टेट, बिकॉज इन दोनों लीडर्स के मफाद एक जगह पे हैं। इस वक्त जो है वो कंट्राडिक्शन आ रही है। इससे पहले का अमेरिका अगर आप उठाएंगी तो उसमें अमेरिकन अवाम इजराइल को सपोर्ट करते थे और इजराइल के अंदर जो अमेरिकन पॉलिसीज अडॉप्ट करता था वो आप बाराक ओबामा का जवाब उठा दे, बाइडेन का देख लीजिए, बुश का देख लीजिए। लेकिन आज वो चीज आपको अमेरिका के अंदर, क्या वेस्ट के अंदर नजर नहीं आती है। गजा के सारे जो है वो चीजें हुई हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो जाके यूनिवर्सिटीज में सिट इन करके बैठ गए। सो इट इज रिफ्लेक्शंस ऑफ दिस वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है ना, ये है कि आपको, हम दो हमसाया मुल्कों को एक दूसरे की कोई चीज पसंद नहीं आ रही है या एक दूसरे की इंस्टीट्यूशन पसंद नहीं आ रहे हैं तो उठाओ बम और मार दो। जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान पे मारा या ईरान ने मारा था, पाकिस्तान ने ईरान पे मार दिया, क्योंकि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस की लड़ाई हो गई है। अब ये लड़ाई है दूर से लड़ी जाती है, फौजों से नहीं लड़ी जा रही। तो आने वाले ये जो ट्रंप की जो अपोजिशन है ना, इसको आप बढ़ता हुआ देखेंगे, घटता हुआ नहीं देखेंगे। ठीक है। दूसरी बात, इजराइल
पॉइंट आपका आगे हम इसको बढ़ता हुआ ही देखेंगे। तो इस बढ़ते हुए मंजरनामे में जो वर्ल्ड ऑर्डर आप बता रहे ब्रिगेडियर साहब, मैं अहमद आपसे इस पे जानना चाहूंगी कि फिर अब ऐसे में ईरान का अपना एटमी प्रोग्राम कंप्लीट करना ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि इस खित्ते के अमन के लिए कितना जरूरी हो गया, क्योंकि बाकी जितने भी इस्लामी ममालिक थे वो तो क्या कहते हैं अमेरिका की वो क्या कहते हैं ना कि शफकत के नीचे आ गए हैं, दस्ते शफकत के नीचे। मीनवाइल यहाँ पर अगर हम एक एटमी कुव्वत हैं भी तो आपको पता है कि हमारा जो पड़ोस है वो भारत के साथ लगता है, और अगर ईरान एटमी कुव्वत नहीं बनता तो पाकिस्तान ईरान फिर वही बात आ गई ना कि प्रॉक्सी इंडिया है इसराइल के और अमेरिका के पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया। देखें, इस जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसको लेके बहुत सारी एम्बिग्विटीज और बहुत सारी बातें हैं जो कि हाइपोथेसिस पे बेस करती हैं। और ये जो ऑपरेशन हुआ था, ये जो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, इस अटैक में हमें एक बात वाजे रखनी चाहिए कि इसका नाम राइजिंग लाइन था। वो क्यों था? क्योंकि राइजिंग लाइन जो है, लाइन का एम्बलम रजा पहलवी के झंडे के ऊपर मौजूद है। तो इसराइल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो रजीम चेंज करना था ईरान में, जो कि अचीव करने में इसराइल नाकाम रहा है। और यही ऑब्जेक्टिव 1984 के ऑडिट यीनॉन के यीनॉन प्लान, जो कि फॉरेन पॉलिसी का, इसराइल की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है, उसमें बाकायदा तौर पे 1984 में लिखा गया था कि हमने इस सीरिया को तबाह करने के बाद ईरान के अंदर ये तब्दीलियां लेके आनी। सो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था वो यही था। बाकी दूसरी बात ये कि आप ये जो ट्रंप का और ये जो सारी आप बात कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान ने शुरू से, पहले दिन से पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव ये रखा है कि आपने रीजन के अंदर स्टेबिलिटी लेके आनी है और अमन और पीस की बात करनी है। और पाकिस्तान ने इस दफा बहुत फोर्सफुली अपने नैरेटिव को पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट किया है। आपको याद होगा मिडल ईस्ट में जब तूफान था, जब एक तरफ एंजाइटी और पैनिक थी और दूसरी तरफ वॉर मॉन्गरिंग थी, तो उस सारी सिचुएशन में आपको पाकिस्तान का स्टैंड क्लियर नजर आया। हमने इंडिया के खिलाफ भी करके दिखाया। रीजनल स्टेबिलिटी और पीस के लिए हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को डिटर किया। सिर्फ पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस की जंग नहीं थी, हमने इंडिया के रीजनल हेजेमोनिक डिजाइन्स जो थे, नेपाल को लेके, बर्मा को लेके, भूटान को लेके, बांग्लादेश को लेके, इवन चाइना को लेके, हमने उनके खिलाफ मार्का हक किया और रीजनल स्टेबिलिटी को सामने लेके आए। और मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान का यही स्टैंड था, और पाकिस्तान का जो स्टैंड था वो साबित हुआ कि वो ठीक था। पाकिस्तान ने अपने आप को विंडिकेट किया। और दूसरी बात ये जो डोनाल्ड ट्रंप की आप बात कर रहे हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर अटैक किया तो बहुत बड़ा सवालिया निशान था। इरानियंस तो कह रहे थे कि न्यूक्लियर प्लांट्स खाली हो गए, और जब वो खाली, और अगर अमेरिका वो प्लांट्स खाली नहीं थे तो फिर तो जिस तरह से बॉम्बिंग हुई वो कंटेमिनेशन पूरे इलाके में फैलनी चाहिए थी, उसको तो आप छुपा ही नहीं सकते थे नॉर्मल की तरह। फिर उसके बाद थोड़ी देर का पॉज आया। पॉज के बाद ईरान ने कतर के ऊपर स्ट्राइक्स की, तो अमेरिका ने कहा चलो अमन की बात करते हैं, स्ट्राइक से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये एक तरह की फेस सेविंग है दोनों, जहां तक मेरा एनालिसिस है, ये एक तरह की फेस सेविंग है दोनों पार्टीज के दरमियान में। और ये थोड़ा सा पॉज आ चुका है जंग में, जो थोड़ा अरसा रहेगा। नहीं हुई, हाँ, लेकिन एक पॉज आया है। अच्छा, मैं इस सेगमेंट को कंक्लूड करने से पहले, चूंकि रजी साहब आपसे भी गुफ्तगू करनी है, मैं स्पेसिफिकली अब जरा गजा की तरफ आऊंगी। वो कहते हैं ना कि जब तक आपके अपने हाथ ना जलें, आपके अपने घर में आग ना लगे, तो आपको दूसरे का दर्द मालूम नहीं होता, महसूस नहीं होता। आज कतरी वज़ीर आज़म का ये कह देना कि उम्मीद करते हैं कि इसराइल ईरान के साथ जंगबंदी का फ़ायदा उठाते हुए गजा में जारियत नहीं बढ़ाएगा। आज इन्हें गजा याद आ गया है, क्योंकि अब खिते के अमन का मामला है। इन्हें पता चल गया कि ईरान का रद्द अमल क्या था। आज से पहले हमारे इस्लामी ममालिक को गजा उस लिहाज से क्यों याद ना आ सका? देखिए, ज़ुबानी कलामी तो वो उसको कंडेम करते रहे हैं, और एक बात। और दूसरी बात ये है कि इसराइल का ईरान के साथ महाज खोलना दरअसल गजा से तवज्जो हटाना था। अगर आप देखिए तो जितने दिन ये 12 दिन ये जंग रही है, उतने दिन दुनिया के मीडिया का या आवाम का गजा की तरफ कोई तवज्जो नहीं हुई। मैं इसकी तरफ आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ। अगरचे अहमद भाई ने और ब्रिगेडियर साहब ने जो कुछ कह दिया है, उसके बाद तो इस बात को मजीद आगे किस तरफ बढ़ाया जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसराइल जो कमज़ोर हुआ है, इसराइल इस जंग में आप माने या ना माने, एक्सपोज भी हुआ है, कमजोर भी हुआ है। उसको खड़ा होने के लिए कितना टाइम चाहिए? और वो तो अमेरिका चाहेगा और सप्लाईज करके उसको कल खड़ा कर दे। अच्छा। लेकिन वो जो इसराइल के अंदर लोगों का स्पिरिट स्पॉइल हुआ है, जो लोगों का मोराल डाउन हुआ है, लोग वहां से जूक दर जूक भागे हैं, उसके बाद अभी उसे कई माह लगेंगे अपने आप को
प्री वॉर स्टेज पे लाने में ये मेरा तजिया है। और इसराइल अब वो वाला इसराइल नहीं होगा जो इससे पहले यूनिलैटरली कत्लो गारतगरी कर रहा था। और इसराइल के जो मुज़ाहमतकार हैं अब उनको भी सपोर्ट एक नए से आएगी, नए स्पिरिट के साथ आएगी। ठीक है, अनवर साहब आप क्या इस पे कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं सेगमेंट के कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही हूँ। देखिए ज़रियाब, इसराइल डेफिनेटली कमज़ोर हुआ है, क्योंकि जो उसने कहा कि नाकाबिले तस्कीर है और इस पर अटैक नहीं किया जा सकता, पहली मरतबा इस तरह हुआ है। वरना तो वो हिजबुल्लाह और हमास जैसी तंजीमों के साथ लड़ाई करता रहा ना। पहली दफ़ा उन्होंने किसी मुल्क पर अटैक किया और उन्होंने आगे रिटेलिएट किया और नुकसान उसको हुआ। लेकिन देखिए ना, दूसरी तरफ उन्हें गजा पर अटैक जारी रखा। आप ईरान पर भी वो अटैक करता रहा और गजा पर भी। आप देखें ना कि अगर वो कमजोरी से मुराद ये है कि या तो वो गजा को खाली करवाना चाहते हैं और वो अपने अटैक वहां पर जारी रखे हुए हैं और अमेरिका इसका पूरा पूरा साथ दे रहा है। हमारे जो इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की बात आप कर रही थी वो मुझे नामुमकिन दिखाई देता है, क्योंकि तमाम जो ममालिक हैं उन्हें अपने मफादात अजीज हैं। हर मुल्क अपने तौर पर अमेरिका के साथ तिजारत भी कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल रही है कि ये इस्लामी ममालिक के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ा सबक नहीं है, या मैं फिर से यही कहूँ कि हमने अब भी कुछ नहीं सीखा अनवर साहब? देखिए ना, इस्लामी ममालिक के दरमियान खुद बड़ी रिफ्ट है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी पावर बने, और ईरान अगर एटमी पावर बनता है, अपने प्रोग्राम को जारी रखता है, जो कि रखेगा, तो फिर सैंक्शंस होंगे, उनके लिए हालात मुश्किल होंगे। मसला ये है कि इस्लामी ममालिक अपने अपने मफादात को देखते हैं। और ये बात जो थी ना कि कतर को पहले देखे इन्फॉर्म कर दिया गया था, और ये फेस सेविंग है, इसराइल की भी फेस सेविंग है और ईरान की भी है। दोनों अब ये कह सकते हैं हमने जंग जीती, उन्होंने कहा हमने जंग जीती, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें ना तो इसमें इसराइल से ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। आप देखें ना, ईरान, तमाम जो ममालिक थे, यूरोपियन कंट्रीज थे, वो ईरान के बारे में बात कर रहे थे। एटमी प्रोग्राम जारी रखता है तब फंसता है, जारी नहीं रखता तब वो बड़ी मुश्किल में है। आप जरा उसकी सिचुएशन को समझिए ना कि जब जंगें होती हैं 12 दिन के लिए, वो देखे ना 10 साल पीछे चला गया है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ है, उसके 17 एटमी साइंसदान मर गए, उसके जर्नल शहीद हो गए। मुझे ये बताइए, लोगों का नुकसान हुआ है, फिर एटमी प्रोग्राम जारी रखेगा तो कितनी मुश्किलात उनके लिए आगे होंगी। सॉरी टू से, जो मैंने ईरान को देखा और महसूस किया इन 12 दिनों के दौरान, उनकी चाहे आयतुल्लाह खमनाई साहब के ही बयानात क्यों उनकर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उन्हें किसी, बिल्कुल याद ले लेती हूँ आपसे भी, कि उन्हें किसी नुकसान का कोई फिक्र नहीं, वो तो शायद शहादत के जज्बा लिए ही जो है ना वो पैदा हुए। मुख्तसर सा कमेंट कर दीजिए। कि आज का सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब खामिनाई साहब ने यौम फतह के ऊपर खिताब करते हुए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ये सबसे खूबसूरत लम्हा आज के दिन का मुझे जाती तौर पे ये लगा। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं इसी जुमले के साथ। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू होगी। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस का अंदाज़ा लगाना हो तो यूं तो बेशुमार किस्से हैं कि जिनके ऊपर हम प्रोग्राम में बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन इन 12-13 दिनों के दौरान जब पूरे पाकिस्तान की नज़रें ईरान इसराइल वॉर पर थी और ख़ित्ते के अमन पर जो थी ना वो तवज्जो थी, ऐसे में हुकूमत कुछ बारीक वारदातें करती रही, डालती रही। मौका नहीं मिला इस पर गुफ्तगू करने का, लेकिन सोचा कि आज इस सिलसिले में ज़रूर बातचीत की जाए, क्योंकि ये मामला अभी खासा ताज़ा है और अब इसके ऊपर बात ना की तो शायद बहुत देर हो जाएगी। हुकूमत कभी चाहे चीनी हो चाहे गंदम हो, इन्हें कभी इंपोर्ट करने का फैसला करती है तो कभी एक्सपोर्ट करने का फैसला करती है। इंपोर्ट की गई जी 7.5 लाख टन चीनी। फिर इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इतनी ही चीनी जो है वो अब एक्सपोर्ट भी की जाएगी। अब सिचुएशन यहाँ पर ये पैदा होती है कि चीनी बरामद करने की फैसले से कीमत जो थी वो 140 से 190 तक जा पहुंची, और अब तो बहुत सारी जगहों पर ये जो चीनी है वो 200 रुपये से जायद के हिसाब से फी किलो में दस्तयाब है। मार्च में हुकूमत ने खुद चीनी का जो सरकारी रेट था वो 140 से बढ़ाकर 164 कर दिया था, जिसके बाद हमने ये देखा कि चीनी की बरामदात से शुगर माफिया के वारे नहीं आ रहे हुए और उन्होंने ट्रिपलेट मुनाफा कमाया। लेकिन इस सारी करता धरताओं में इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? यकीनी तौर पर है तो हुकूमत, लेकिन हुकूमत मानने से इनकार ही रहती है। अनवर रज़ा, ये जो हुकूमत के फैसले हैं ये शुगर मिल्स मालिकान की तो यूँ कह लीजिए कि जो उनकी कमाइयाँ हैं उनमें अरबों खरबों का इजाफा कर देते हैं, लेकिन जो गरीब की जेब के ऊपर डाका डलता है उसका हुकूमत को मालूम नहीं होता। ज़रियाब, आपने गवर्नमेंट की नाअहली की बात की थी, ये गवर्नमेंट की नाअहली नहीं है, बिल्कुल प्लान के तहत किया जाता है। मुल्क में बहुत सारे माफियाज है, जिस तरह आप देखें ना, सोलर की बात हम करते हैं कि पहले इंपोर्ट किया गया, पहले अपने लोगों को भरपूर अरबों खरबों का फायदा दिया गया। इस तरह CNG की बात करते हैं, मुख्तलिफ शोबों की बात करते हैं। शुगर माफिया भी है। देखें ना, पहले तो आपने कहा कि बहुत ज्यादा सरप्लस चीनी है तो उसको जनाब आप बाहर भिजवा दे, एक्सपोर्ट कर दीजिए। फिर अब आप करें 7.5
लाख टन जो है आप बरामद कर लीजिए। अब है क्या, पहले तो आपने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया चीनी बाहर भिजवा के, अब चीनी जब पाकिस्तान में दोबारा आएगी, महंगे दामों आएगी, फिर आप उसी सारा बोझ जो है वो आवाम पर पड़ेगा। अच्छा, इसका एक बुनियादी सवाल है, अगर हुकूमत की ये पॉलिसी थी तो हुकूमत को ये बताना चाहिए था ना कि चीनी आपको एक्सपोर्ट करने से ज़र मुबादला आपके स्टेट बैंक में कितना आया, जरा बता दीजिए कितने डॉलर्स आए हैं, आवाम को पता चल जाए ना। ये कमाई जो थी, ये शुगर माफिया जो थे उन्होंने करोड़ रुपए कमा लिए, इसका सारा बोझ आवाम पर। चीनी 140 से 190 पे चलेगी, 50 रुपए फी कस जो बड़े हैं, इससे भी ज्यादा जो बड़े हैं, इसका सारा बोझ आम आदमी पर पड़ा है। इसका जो सारे पैसे थे वो ये माफिया जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर खा गया। देखिए, इस स्कैम का बाद में पता चलेगा। मैं कहता हूँ सीधी सी बात थी, अगर गवर्नमेंट की नीयत ठीक थी और गवर्नमेंट कहती है कि ज़र मुबादला आया तो स्टेटमेंट में बता दे कितने ज़खायर हैं जी इस चीनी के आपको बाहर भिजवाने के। जब दरामद करनी है आपने तो फिर इस पे जो कीमत बढ़ेगी और मुझे बताएं कि उसका क्या होगा, वो पैसे भी हमें अदा करने पड़ेंगे। क्या जो सरप्लस चीनी थी यहाँ पर मौजूद है, अगर यहाँ पर मौजूद है तो वो कहाँ पर गई है? ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ किया जाता है, ये अपने लोगों को बड़े खामोशी से इसी तरह की पॉलिसीज के जरिए नवाजने के लिए किया जाता है। इस पे कोई पूछने वाला तो होता नहीं। जब गवर्नमेंट नहीं रहती, अपोजिशन में जाते हैं ये लोग, फिर इसको करप्शन का नाम दे दिया जाता है कि बहुत बड़ी करप्शन की गई थी। फिर होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। आप देख लीजिए पहले कितने स्कैंडल्स आए हैं, उसमें कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल, आप सिगरेट पे हमने बात की, बजट के दौरान गंदम के स्कैंडल भी हमारे सामने हैं, चीनी के वाले से भी हम बात कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात ये कि अनवर रज़ा, ये कोई पहली हुकूमत नहीं है जिसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा हो। माजी में जो भी हुकूमतें रही हैं वो भी यही सब कुछ करती रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं कि उस वक्त तो कहा जाता था, नाम लेकर कहा जाता था कि जो फलां बंदा है उसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब तो फलां बंदा भी फलानी हुकूमत को छोड़कर मौजूदा हुकूमत का जो है ना वो हिस्सा है। रिजवान रज़ी साहब, कान यहाँ से पकड़े, कान वहाँ से पकड़े, बात वहीं की वहीं है। ये जो मुनाफा है ये माफिया तक ही पहुँचता है, अवाम को इसका कोई फायदा नहीं होता, चाहे पाकिस्तान में गन्ने के प्रोडक्शन जितनी मर्जी क्यों ना हो। शुगर इंडस्ट्री जो है बदकिस्मती से बनाई ही इसलिए गई थी कि वो ना सिर्फ के सारफ का इस्तेसाल करे बल्कि वो किसान का भी इस्तेसाल करे। किसान जो है वो गन्ना बेचने आता है तो उसके गन्ने के वज़न के ऊपर कट लगाया जाता है। ये शुगर मिलों के जो स्केल हैं वो कम तोलते हैं और उसके बाद इसको मैनेज करने के लिए सूबाई सतह के ऊपर एक शुगर कमिश्नर भी होता है, 22वें ग्रेड का बंदा होता है। उसने रिपोर्ट देना होती है कि इतनी शुगर पैदा हुई है और उसकी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर फैसला होता है। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इंक्लूडिंग हमारी एस्टेब्लिशमेंट सब की शुगर मिल हैं, बिल्कुल। यानी आप शुगर के ऊपर कोई आईनी तरमीम भी करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, देखिए शुगर से, गन्ने से 22 के करीब प्रोडक्ट्स बनती हैं दुनिया भर के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में बेशतर शुगर मिलों के अंदर 1 से 3 चीजें बनाई जाती हैं और बाकी सबको फेंक दिया जाता है। दुनिया के अंदर जो चीनी होती है, जो शुगर होती है, जो शक्कर होती है, वो शुगर मिल को मुफ्त पड़ती है। हमारे यहाँ मेन रेवेन्यू का सबसे बड़ा जो है वो जरिया है। अब उस शुगर कमिश्नर को फारग कर देना चाहिए, फायर कर देना चाहिए, जिसने उस रिपोर्ट पे दस्तखत किए थे कि पाकिस्तान में 7.5 लाख टन चीनी जो है उसके एक्सपोर्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है और एक आम आदमी की भी हो सकती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले इस शोबे के इंचार्ज मिनिस्टर मुसद्दक मलिक साहब थे। मुसद्दक मलिक साहब के पास जब रिपोर्ट गई तो उन्होंने कैटेगोरिकली रिफ्यूज कर दिया कि शुगर की एक्सपोर्ट जो होगी वो तबाही करेगी, शॉर्टेज हो जाएगी। उनको आहिस्ता से वहां से हटा दिया गया और किसी नए साहब को ये दी गई और उसे कहा गया कि इसके ऊपर दस्तखत कर दीजिए। और इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी थी, आप अंदाजा फरमाइए कि एक हारून अख्तर साहब हैं या हुमायूं अख्तर साहब हैं, वो बाकायदा धड़ल्ले से बैठ के, बदमाशी से बैठ के मीडिया पे कहते हैं कि हाँ जी किया है हमने, आपने जो कुछ करना कर ले। भाई एक चीज जो है उसके ऊपर आपकी कॉस्ट 150 रुपए है। आफ्टर गेटिंग योर आज के वज़ीर खारिजा जो हमारे सागदार साहब हैं उन्हीं की रही है ना, आफ्टर गेटिंग योर 30% प्रॉफिट, उसमें 150 रुपए पर केजी है और आप उसकी प्राइस उठा के 140 रुपए और आपने म्यूचुअली एग्री किया कि हम 140 पे बेचेंगे और आपने कई माह तक बेची, फिर उसकी प्राइस उठा के आप डिमांड एंड सप्लाई का बहाना बनाते हैं और उसे 190 पे ले जाते हैं। ये शेयर किस्म की, मेरा मतलब है लूट मार है, ये मेरा बदमाशी है,
ये डकैती है, आप इसे जो भी कहने बिल्कुल ऐसे और ही है, शुगर जो है वो रातों रात मतलब इनके 50 रुपए सर 1 किलो चीनी के ऊपर बढ़ जाते हैं और समझ से बाहर है वो कितने के अवाम किसी और पास से लगी है, आप इधर डकैती डालने में मसरूफ हैं। ब्रिगेडियर साहब, पहले जो क्या कहते हैं बजट आया है अभी फिलहाल उसने मंजूर होना है, लेकिन उसने क्या कहते हैं अवाम को निचोड़ कर रख दिया है ना, मतलब अवाम तैयारी पकड़ लेगी उसके साथ होने के हवाला है, और ऊपर से ये जो बारीक बारीक वारदातें डलती है, मतलब इन्हें खुदा के लिए अवाम पे तरस नहीं आता। जो कुछ रिजवान रजी साहब ने कहा इसके बाद मैं क्या कहूँ, इसलिए कि उन्होंने तमाम वो पैरामीटर और तमाम वो बैकग्राउंड बता दिया है कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है। अब हुकूमत का लीडर कौन है? शहबाज शरीफ। क्या शहबाज शरीफ को ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर 50 रुपए चीनी महंगी होगी? ये कोई छोटी बात तो नहीं है। 50 रुपए मैटर करते हैं उस टाइम में जब आप आवाम के ऊपर एडिशनल टैक्सेस लगा रहे हैं। आप जो पैसा आपने बैंक से निकालना है उसके बाद आप उसके ऊपर आप रेट जो है वो बढ़ा रहे हैं। ये तो देखिए जरियाब, एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान में अवाम जो है ना वो घास और चारे की तरह है। इसको जूते मारो, इसको खाओ, इसके ऊपर से गुजरो, जो मर्जी कर लो, इसमें किसी की इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो माफिया बैठा हुआ है, करप्ट माफिया, इन्होंने बात की हारून अख्तर की, उसकी परफॉर्मेंस मुख्तलिफ हुकूमतें में देख लीजिए। क्या मजबूरी है कि आप उसको मिनिस्टर बनाएं जबकि वो इलेक्टेड भी नहीं है? क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके माफिया के इंटरेस्ट होते हैं, उनकी भी शुगर मिले, जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं उनकी भी शुगर मिले, जो आपके वज़रा हैं उनकी भी शुगर मिले, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी शुगर मिले, उनकी फैमिली की भी शुगर मिले। तब इस 50 रुपए का फायदा किसको हुआ होगा? सर, पोल्ट्री के बिजनेस इनके, गंदम के बिजनेस इनके, चीनी के, शुगर के बिजनेस इनके, समझ से बाहर है। फिर इससे आप पहले आपको याद है केयर टेकर गवर्नमेंट में वो जो आपका केयर टेकर चला गया, वहाँ गंदम का कितना बड़ा स्कैंडल हुआ था। हाँ जी। तो क्या यार ये कोई लॉजिक है कहीं पे कि आप पहले चीनी बाहर भेज दें और फिर चीनी दोबारा आप मिलाएं? और 50 ये अभी केयर टेकर गवर्नमेंट के जमाने में भी हुआ था कि चीनी की रेट थी, आपने भेजा, उसके बाद जब दोबारा आई तो 20 रुपए बढ़ा दी। ये मोहसिन नकवी साहब की इसकी स्टेटमेंट उठा के बिल्कुल। और जब वो केस चले सर जी, अदालत गए तो वहां पे अदालत ने स्टे दे दिया, उसमें भी मिल्स माफिया ने ना आओ देखा ना ताओ और अपनी मनमानी कीमतें जो थी वो चीनी की बढ़ा दी। इस वक्त भी आप अदालत जाएंगे तो अदालत आपको क्या देगी? बात यह है कि लोगों को जिस तरह तबाह बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरह उनके हकूक पे डाका जा रहा है, जिस तरह इस चीज को लूटा जा रहा है, जो लूट मार का बाजार गरम है, जो माफिया यहाँ पे सरगर्म अमल है, जो माफिया मुल्क को लूट के खा रही है, जो अवाम के इंटरेस्ट को लूट के खा रहे हैं, वो उसमें शुगर माफिया तो टॉप पे हमेशा ही अवाम को लूटते रहे। और शुगर माफिया के नाम निकाल के देख लें, यहाँ नाम निकलेंगे तो हर वो शख्स आएगा जो हुकूमत में बैठा हुआ है। यानी आपने अवाम के ऊपर 50 रुपए बगैर सोचे समझे बोझ डाल दिया। ये बोझ हुकूमत को बर्दाश्त करना चाहिए ना। अगर आपने देखा कि जी कमी हो गई है और पूरी नहीं हो रही तो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल कॉस्ट आ रही है वो तो डेफिसिट हुकूमत। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया, जरा इस चीज को मुझे थोड़ा सा एड्रेस कर लेनी चाहिए दीजिए। अनवर रजा, ये अवाम पे तो बोझ जो डालना था वो डाल दिया गया, हुकूमत ने तो ये बहुत बर्दाश्त करना ही नहीं है। अब अवाम के पास ऑप्शंस रह क्या जाती हैं पीछे? एहतजाज करेंगे तो डंडे सोटे खाएंगे। हुकूमत अगर बोझ कैसे बर्दाश्त करेगी? हुकूमत वो भी हमसे निकालेगी ना। जो शुगर माफी है वो तो पैसा मुनाफा कमा के चले गए। हुकूमत अगर इसकी कीमतों को कंट्रोल करेगी, अगर अपने पास से डालेगी तो वो आप और मुझसे ये पैसे निकलवाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में इतने इतने बड़े स्कैम्स हो चुके हैं, हुकूमतों के दौरान होते हैं स्कैम्स, उसका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि करने वाले भी बड़े तगड़े हैं, बड़े ताकतवर हैं, और जिन्होंने एहतसाब करना है वो भी बड़े ताकतवर है, वो इनका इनेक्सिस है, वो मिले हुए होते हैं। जब मिले होते हैं तो उसका सारा बोझ जो है वो आप पेट्रोलियम प्राइसेस देख लें, आप उसको गंदम देख लें, आप शुगर का स्कैम देख लें, आप सोलर का देख लें, आप कोई भी चीज उठाकर देख लें, ये इतने ताकतवर लोग हैं कि सिर्फ आप और मैं, हम सब यहां पर बैठकर अपना दिल जलाएंगे, बातें करेंगे, नेवर एवर कुछ भी नहीं होगा। इसका सारा बोझ जो है वो आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और उससे क्या होगा? इस मुल्क में लाकानूनियत बढ़ेगी, जुराइम में इजाफा होगा, कत्लो गारत होगी, खुदकुशियां होंगी, और फिर क्या होगा कि अल्लाह यहां पर मौजूद है कि अवाम की किसी की बददुआ किसी को लगेगी। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि यहां पर आइन और कानून मौजूद है जिस पर अमल किया जा सके, या जिससे अवाम बड़े तगड़े और खुश होकर हम अदालत में जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ सिर्फ अल्लाह ताला की जात देगी, उसी से उम्मीद रखनी चाहिए। रिजवान रज़ी साहब, हमारे मुल्क में तो ऑपोजिशन भी बड़ी फ्रेंडली हो रही है, अवाम की तो सुनने वाली ऑपोजिशन भी नहीं रही है। अब क्या करेगी बेचारी अवाम?
देखिए इसमें दो तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। अभी पिछले दिनों जब पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन है उसको जिन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जब कॉम्ब करते हैं तो उसकी क्वालिटी स्पॉइल हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो हुकूमत ने कहा कि भाई हम जैसे लोगों ने कहा कि भाई इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर ले। तो हर जो जिनिंग फैक्ट्री थी उसने कहा कि जी हमें इंटरेस्ट फ्री लोन दें और हम उसके जरिए नई मशीनरी 1.5 2 2.5 करोड़ की लाएंगे और फिर इस तरह से मुल्क के अंदर क्वालिटी बेहतर होगी। इसी तरह जब हम शुगर मिलों को कहते हैं कि भाई आप इसके साथ डिस्टिलरी लगाएं, डाइज के प्लांट लगाएं, ये लगाएं, तो वो कहते हैं जी हुकूमत हमें इंटरेस्ट फ्री कर्जा दे तो हम इस शुगर मिल के अंदर बहुत सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह के पास, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह के पास, तो यही हमारी इशू सॉल्व होने का नहीं है, जिंदगी है। ये चलिए जनाब, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।